से विराजमान सारे छोटे सदन ते हॉल दे विच बैठे सारे मीडिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ NGO स्टूडेंट्स से उन्होंने माँ बाप ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ मैं बहुत स्वागत करता कि ਤੁਸੀਂ इस पहला कदम अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ करियर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲਿਆ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਗਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਰੁਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਤਾ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਆਏ, ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਕੇ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ICS ਅਫਸਰ ਸੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ICS ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ MLA ਬਣੇ, ਹੋਰ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੱਸੂਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ देखिए, ठीक है कि बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमरीका, इंग्लैंड भेजो। जे बिना पढ़ाई से भेजोगे तो आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ वो की करेंगे। वो इन्हों की जी हसूरी सब ते पुरख करते आए जब अंग्रेजों का राज जिथे सी। हुण जदों साडा राज अपने देश च होया ते वो बाहर भज गए। जे बाहर जाना ही है ते पढ़ लिख के कुछ बनो ते उन्होंने ते फिर राज करके उत्थे जाओ। बच्चों नूं सारियां तो बड़ा गिफ्ट मां प्यो की दे सकते हैं, उन्होंने काबिल बनाना एजुकेशन के थ्रू। ये नहीं कि थोड़ी पैड़ी देती तो कुछ लख लाते उन्होंने वीजा लगवाने वास्ते अमरीका, कनाडा, वो सब फालतू गल्लां ने। अभी देखा है इमिग्रेशन पे चेक लगा है, अमेरिका भी बोलता है, कनाडा भी हो। मौका है, इसका फायदा उठाओ, बच्चों को काबिल बनाओ और पढ़ाओ। 100% मैं 3-4 बातें कहूंगा और वो बिल्कुल ठप्पा है, सील गारंटी वाली। हाँ, बच्चे को हॉस्टल में रहना है जिसके लिए बहुत कम खर्चा है, महीने का 5 से 6 हज़ार, सालाना तकरीबन 72,000। एग्जामिनेशन फीस 2 बार देनी होती है सेमेस्टर की, बाकी कोई ट्यूशन फीस नहीं। देखिए, इन्होंने मिशन संकल्प बिहार से शुरू किया। आज ये इनका जो मिशन है यूपी,
हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जे&के, कर्नाटका और भी साउथ के कई स्टेट्स में फैला है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं। अगर देश में तरक्की करनी है तो इंसानों को काबिल बनाओ, पढ़ा लिखा करके। स्टेट तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा और आपका परिवार तरक्की करेगा। हमारे कुछ साथी होंगे आपके बीच जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, वो आप लोगों को ये प्रोग्राम समझाएंगे। हमारे साथ जुड़िए। इधर जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं जानता हूं हमारी सोसाइटी में बुजुर्गों की बातें बहुत मायने रखती हैं। इस मिशन को फैलाइए ताकि मैक्सिमम बच्चे पंजाब के इसका लाभ उठा सकें। अपने बच्चों को पढ़ाइए। हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये नहीं कि 10वीं 12वीं कराई बच्चे ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਕੀ कर रहा है, कितने बापू गए कनाडा जाना, वो सफिशिएंट नहीं है। सारे लोग आपके सामने हैं, इसमें कोई क्रेज नहीं है। मैं इनकी मिशन को 100% एंडोर्स करता हूं और इनके साथ चलता हूं। अगर मैं चाहता मैं किसी कॉर्पोरेट में चला जाता, कोई भी मुझे एडवाइजर के रूप में ले लेता, तो मैं सोच रहा हूं ये एक समाज सेवा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं भी डाल लूं ताकि मेरा अगला जन्म सुधर जाए। आप इस जन्म को सुधारिए, बच्चों को पढ़ा के। ये मेरी आप लोगों से विनती है। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Thank you so much. Thank you everyone. सत श्री अकाल। मैं पटना की धरती से आया हूँ। आपके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है वो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो ये प्रोग्राम है, मैं फिर से एक बार सत श्री अकाल सबको। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की धरती रही है पटना, जहां आप सब लोग जानते हैं एक बहुत बड़ा स्थल है, धार्मिक स्थल पटना की धरती पे, पंजाब का। आज के इस प्रोग्राम में आए हुए सभी गेस्ट, बहुत लंबी गेस्ट लिस्ट है, जिसमें आए हुए सभी हमारे सम्मानित कॉलेज के पदाधिकारी, हमारे मंत्री जी, पवन जी, हमारे धालीवाल जी, हमारे कांदा जी और हमारे सभी सम्मानित लोग जो इस पूरे प्रोग्राम को बनाया, सजाया और साथ ही साथ पहली बार जीवन में मोगा की धरती पे सम्मान के साथ ये पद दिया, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, मुझे पंजाबी नहीं आती है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी बात जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच। ये जो ट्रस्ट है, रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इसकी स्थापना मैंने 2007 में की थी। 2007 के बाद 2015 में पहली बार इस ट्रस्ट को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के अवार्ड के तुरंत बाद मैं पंजाब लेकर आया। पंजाब में इस ट्रस्ट का बहुत स्वागत हुआ। आज आपको ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से, अंडमान निकोबार से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर तक, सभी जगहों से पंजाब में 5300 बच्चे ट्रस्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं
जिसमें से 800 बच्चे 3 संस्थानों में पढ़ रहे हैं और उन 3 संस्थानों में एक जीआरडी गुरु रामदास ग्रुप ऑफ एसोसिएशन जिसमें 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई गुरदास ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, अगर हम 4 बैच की बात करें तो वहां पे 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एसोसिएशन लगभग 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये इस सभा के मंच पर इनको लाने का जो मकसद है कि पूरे देश से बच्चे पढ़ रहे हैं और इनके संस्थानों में जो आपकी धरती के रहने वाले हैं वहां पढ़ रहे हैं और हजारों की तादाद में पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था 2007 से 2024 तक मैंने कभी भी पंजाब के गांव में जाकर काम नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि पंजाब का बच्चा भी हिंदुस्तान में पढ़ना चाहता है। लेकिन उधर जब सरकार ने बेड़ियों में बांधकर हमारे लोगों को विदा किया, तब एक माहौल तैयार हुआ देश में विदेश ना जाने के प्रति। आज जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा कि कनाडा तो जाना है जी, लेकिन कनाडा नौकर बनने के लिए नहीं जाना है, अमेरिका हमें झाड़ू मारने के लिए नहीं जाना है, अमेरिका हमें किसी का नौकर बनने के लिए नहीं जाना है। हम बेस्ट माइंड है इंडिया के, हमें वहां उनके इंडस्ट्रीज को संभालने के लिए, मालिक बनने के लिए जाना है। इस संकल्प को लेकर यहां से निकलना है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है आज जिस पे बात करने वाला हूं मैं, कि देश में इस व्यवस्था की आवश्यकता क्या है, संकल्प मिशन की आवश्यकता क्या है, आप सुनकर हैरत करेंगे। भारत का 60 सालों का इतिहास, आजादी के बाद 1956 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट बनने के बाद 2025 तक चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आए, चाहे कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर आए, सबने एक ही बात कही, हम भारत के 20% युवा को शिक्षा से जोड़ पा रहे हैं, हम भारत के 25% युवा को शिक्षा से जोड़ पा रहे हैं, हम भारत के 27% युवा को शिक्षा से जोड़ पा रहे हैं। ये बात 2024 में कही गई, मैंने नहीं कही, मैं किसी पार्टी से भी नहीं हूं, लेकिन जब ये बात कही गई 2024 में हम 27% युवा आबादी को हायर एजुकेशन में जोड़ने में सफल हुए हैं। इसका अर्थ है कि हम भारत के 70% नौजवानों को अशिक्षित रखने में भी सफल हुए हैं। इस बात पर ध्यान देना चाहिए। किसी सरकार ने भी भारत के 70% युवाओं को पढ़ाने में सफलता हासिल नहीं की। हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में ग्रॉस इनकॉर्पोरेट रेशियो हमसे बहुत आगे है, कनाडा में, अमेरिका में, जापान में, हिंदुस्तान के बाहर दुनिया तरक्की की बात कर रही है, रॉकेट साइंस की बात कर रही है और आसमानों की बात कर रही है। सड़कों से चलने से ज्यादा आसमानों में टैक्सियां उड़ाने की बात कर रही है। लेकिन हम इस मुल्क में हिस्सों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। हम लोगों को स्किल करना चाहते हैं। गौर से सुनेंगे, मैं किसी योजना के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन हम लोगों को स्किल करना चाहते हैं। 10वीं के बाद हमारा एक बच्चा माइक बनाना सीख जाए, 10वीं 12वीं के बाद हमारा बच्चा पंखा बनाना सीख जाए, 10वीं और 12वीं के बाद हमारा बच्चा कंप्यूटर बनाना सीख जाए, स्किल हो जाए,
लेकिन याद रखना पंजाब के लोगों, जाकर देश को बताना, एक शिक्षाविद ऐसी बात कह के गया है मोगा की धरती पर कि जब ये देश का बच्चा स्किल होगा और शिक्षित नहीं होगा, हायर एजुकेशन से जुड़ेगा नहीं, सिर्फ स्किल होगा, 10वीं 12वीं के बाद पंखा बनाएगा, एसी बनाएगा, होटलों में छोटे मोटे शेफ बनने की ट्रेनिंग लेगा। जब देश का बच्चा स्किल होगा तो गुलाम होगा, नौकर होगा, साहब नहीं होगा। लेकिन जब वो शिक्षित होगा तो सरकारों से सवाल पूछेगा, तरक्की की बात पूछेगा, रोजगार के सवाल पूछेगा। आज देश का 70% युवा स्किल की धरती को समझता है, स्किल की योजनाओं को समझता है, लेकिन शिक्षा की योजनाओं से वंचित है। तो क्यों वंचित है? कौन रोक रहा है इनको पढ़ने के लिए? किसने रोक रखा है? आखिर 70 सालों में पंजाब की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर, बिहार की धरती पर, हिमाचल की धरती पर कोई क्यों पैदा नहीं हुआ जो पूरे देश को पढ़ाने की बात करता हो, पूरे देश को शिक्षित करने की बात करता हो? क्यों? क्या है ऐसी बात? तो सुनिए, मैं बताता हूं क्या बात है। मैंने 3 योजनाओं को गौर से पढ़ा। हम दो, हमारे दो। प्रोसेस में हम दो, हमारे दो। इसका मतलब हुआ हमारे अगर 2 भी बच्चे हुए तो ये किताब कहती है हम दो, हमारे दो। दूसरी किताब कहती है भारत के 85 से ज्यादा % लोगों की आय। दोनों बातों को याद रखेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, ये नेता का भाषण नहीं है, ये सभा वोट मांगने की नहीं है, ये सवाल जवाब की सभा है। मैं आपसे पूछूंगा, हम दो, हमारे दो। दूसरी किताब कहती है 85% लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी आय 3-4 लाख रुपए से कम। कितनी से? 3-4 लाख रुपए से कम है। और तीसरी किताब कहती है भारत के राज्य सरकार और प्राइवेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और साथ ही साथ केंद्र सरकार की फीस फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट, जो सीटों पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन रिपोर्टों में इनकी फीस 60 से 70 हजार प्रति वर्ष है। अगर 70 हजार का कोर्स है और 4 साल से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2,80,000 का होगा। अगर 2,80,000 और 2,80,000 2 बच्चे पे खर्च करेंगे तो ये लगभग खर्च ड्रेस सिलवाकर 6 लाख रुपए का होगा। लोगों की आय 3 लाख से कम है और फीस फिक्सेशन की रिपोर्ट 6 लाख से ऊपर है। तो मां और बाप बंद कमरे में टॉस कर रहे हैं, हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया तो छोटी को पढ़ाएंगे। मैं अपने जीते जी 1 मिलियन स्टूडेंट को जो अपना टॉस हार गए हैं उनको पढ़ाना चाहता हूं, इसीलिए आया। 3 बातें हैं क्यों नहीं पढ़ पाए, क्योंकि 85% लोगों की आय फीस की दुगनी तिगनी रकम से भी कम है, पढ़ ही नहीं सकते। और पढ़ाई को अमीरों की मांग का सिंदूर बनाया जा रहा है। फिर से बोलता हूं, पढ़ाई को अमीरों की मांग का सिंदूर बना दिया गया है, उनके दहलीज की जागीर बना दी गई है। इसलिए शिक्षा में क्रांति लाने के लिए हम पंजाब की धरती पे आए हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये वो कौम है
जिसके साथ आ जाती है मर जाती है पर साथ नहीं छोड़ती। ये लोग कौन है? हम आपके साथ इस मिशन को पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। ये अभियान जिलों के चलाने के लिए है। ये मिशन बच्चों के पढ़ाने के लिए है। अब हम आपको एक बात बताते हैं, एक चीज बताते हैं। बोर्ड लगवाइए मैडम प्लीज। हम एक ऐसी चीज बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, क्या है जो हम करना चाहते हैं और कैसे होगा ये। भाई ने कहा सभी आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा कि काम शुरू कैसे होगा। काम बहुत आसान है, धार्मिक है और बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इसमें रस्में नहीं है, रिवाज नहीं है, रस्मों रिवाजों से इसका कोई रिश्ता नहीं। इसका रिश्ता हकीकत से है। हम 10वीं और 12वीं के बाद 10th एंड 12th के बाद भारत में हायर एजुकेशन में लोगों को जोड़ना चाहते हैं। भारत में लोगों को हायर एजुकेशन से जोड़ना चाहते हैं। अभी तक कितने जुटे? भारत सरकार के हिसाब से 27% लोग जुटे। इसका मतलब साफ है, भारत सरकार के हिसाब से भारत के 70% प्लस युवा आबादी, जो युवा है वो शिक्षा से वंचित है। यही मैंने अभी स्पीच में कहा। अगर 70% युवा आबादी जाहिल है तो ये देश कभी भी हमेशा गरीब देश ही होगा। लेकिन इसमें भी एक दुख है। इस जो सरकारी डेटा है 27% का, इसमें भी एक दुख है। और वो दुख इतना गहरा है कि अगर आप जान गए उस सच्चाई को तो आप सर खुजलाएंगे, सोचेंगे ये हो क्या रहा है। मैं वो बात बताने जा रहा हूं आप सभी गेस्ट को भी कि इसमें जो 27% है, अगर हम इसे थोड़ा आसान कर दें, ये भी पढ़े लिखे हैं सरकारी डेटा के हिसाब से। ये पढ़े लिखे को किन तराजू में तौलते हैं, कैसे जानते हैं कितने पढ़े लिखे? जब 10वीं और 12वीं के बाद, 10th और 12th के बाद बच्चा यूजीसी का हिस्सा बन जाता है, 1956 का हिस्सा बन जाता है, बच्चा हायर एजुकेशन में एडमिशन ले लेता है, तो उससे भारत का जीईआर बढ़ता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ता है। इससे हम तौलते हैं कि भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अभी भारत की सरकारी डेटा के हिसाब से 27 से 28% लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं कहता हूं इसमें भी झोल है, धोखा है, फरेब है, डुप्लीकेसी है। कैसे? ये जो 14% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, दूध है ना, दूध गर्म, जब दूध हम गर्म करते हैं तो ऊपर में एक मलाई जम जाती है। वो जो मलाई है वो असल चीज है, दूध की असल चीज है। और वो जो असल चीज है वो है टेक्निकल डिग्री, पैरामेडिकल डिग्री, मैनेजमेंट डिग्री और मेडिकल डिग्री। इस डिग्री के पीछे रोजगार छुपा है, नौकरियां छुपी है। इस डिग्री के पीछे इंडस्ट्री के साथ रिश्ता छुपा है। और जो मलाई के बाद बचा हुआ डिग्री है, जो बेकार माल है, वो क्या है? घर बैठे केमिस्ट्री ऑनर्स करें, घर बैठे मैथ ऑनर्स करें, घर बैठे इंग्लिश ऑनर्स करें, घर बैठे बीएड करें, घर बैठे डीएड करें, घर बैठे हिंदी ऑनर्स करें, घर बैठे घर बैठे घर बैठे घर बैठे और फिर घर बैठे रहें। तो क्या करें? When you will start from घर बैठे घर बैठे घर बैठे, then
स्टे एट होम, बेरोजगार रहे और घर बैठे रहे। घर बैठे इंजीनियरिंग करें, घर बैठे डिप्लोमा करें, घर बैठे जीएनएम करें, घर बैठे डी फार्मेसी करें, घर बैठे बी फार्मेसी करें और घर बैठे रहें। ऐसी भी व्यवस्था है। लेकिन 14% केमिस्ट्री ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, मैथ ऑनर्स अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। कुछ उसमें से यहां भी बैठे हैं जो केमिस्ट्री ऑनर्स है, मैथ ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है। अपने दिल पे घर पे जाके हाथ रख के सोचना, अगर कोई खड़ा करके मैं इधर कह दूं इधर लिखो ज्योग्राफी ऑनर्स, वो बोलेगा लिखना नहीं आता जी, लेकिन हम ज्योग्राफी ऑनर्स तो है, लिखना नहीं आता, लेकिन हम पक्का ज्योग्राफी भी लिखना नहीं आता, ऑनर्स भी लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं जी, लेकिन हम ज्योग्राफी ऑनर्स तो है। इसी को मैं कहता हूं सरकारी डेटा में दीमक है और फ्रॉड है, कुछ थोड़ा सा चीटिंग है, थोड़ा सा डुप्लीकेसी है। अब बेरोजगारी का कारण ही है डिग्री की गलत व्यवस्था, गलत व्यवस्था से डिग्री परोसी गई। अभी आप इस व्यवस्था को समझिए। हम क्या करना चाहते हैं? हम क्या करना चाहते हैं? हम किसी बच्चे को मुगा से नहीं लेना चाहते। यहां कोई सिर्फ बच्चा नहीं है धारीवाल जी, यहां मुखिया हैं, सरपंच हैं और अवार्डफुल लोग बैठे हैं। यहां सिर्फ बच्चे नहीं है, यहां वो ताकतवर लोग हैं जिनकी एक आवाज पर आपके यहां इंस्टीट्यूशंस में कुर्सियां खाली नहीं रह पाएंगी। ऐसे लोग बैठे हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट सुनिए गौर से। मैं क्या करना चाहता हूं, 10वीं और 12वीं के बाद हम इस मलाई को आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट और मेडिकल की शिक्षा से आपको जोड़ना चाहते हैं। अब जैसे ही जोड़ना चाहते हैं, पंगे वाला पहला पंगा है 4 लाख रुपया कहां से आएगा। पहला पंगा, ये 4 लाख है, इनकम 60,000 है, 70,000 है, 1 लाख है और खर्चा भाई साहब 4 लाख है। तो सबसे पहले इस पंगे से निकाल दिया हमने आपको कि आज के बाद अगर कोई 17 साल का बच्चा गांव में है और पढ़ना चाहता है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी जाति किसी धर्म का है, वो भारत का है, वो मेरे देश का एसेट है और हम उसे वचन देते हैं। उसके 3 सवाल पर हम उसे गोद लेकर पढ़ाएंगे। पहला सवाल, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? पॉइंट 1, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? बोलेगा हाँ मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं उसे वचन देता हूं, भगवान ऊपर से उतरकर उसको रोक सकते हैं, इंसान नहीं रोक सकता, ये मेरा वचन है आपको। पहला सवाल, वो पढ़ना चाहते हैं। दूसरा सवाल, क्या तुम्हारे पास सिर्फ 50% मार्क्स है? 50% का मार्क्स है क्या? बोलेगा 70% है, 80% है, 90% है। अरे इसका अचार डालो भैया। भारत के 10वीं 12वीं के बाद 25 लाख से भी ज्यादा बच्चे, 25 लाख से भी ज्यादा बच्चे जिनका परसेंटेज 80% से भी ऊपर है, वो पढ़ नहीं पाते। इसलिए वो छोड़ो भैया, सिर्फ ये बताओ कि क्या पढ़ना चाहते हो। 50% मार्क्स है। हाँ, अभी पंजाब आने से मुझे एक नया बीमारी पता चला। इधर लोगों को चना का हलवा बहुत पसंद है, इधर सूजी का हलवा बहुत पसंद है। इधर आने से मुझे 2 दिन के काउंसलिंग में एक नया बात पता चला था। पवन जी लेफ्टिनेंट जनरल साहब, सुनिए क्या पता चला। अभी मैं बिहार से कर्नाटका में पढ़ने गया। इधर पंजाब के अमीर के लड़के, अमीरों के शहजादे जिनके पास करोड़ों की दौलत है, उनका बेटा एक ही है। वो अपना बेटा और बेटी को आईएलटीएस करा के, कोई कोर्स करा के वो कनाडा भेजने के लिए धन
ठंडे से ठंडी जगह पे चलाने के लिए, अमेरिका भेजने के लिए, जापान भेजने के लिए, अमीर का बेटा, अमीर के बच्चे विदेश जा रहे, पढ़ने जा रहे, दूर जा रहे, इकलौता बच्चा है, उसकी मां अमेरिका में गई है पर वो अमेरिका जा, लेकिन हमारा मिडिल क्लास का बच्चा, गरीब वाला बच्चा, इधर 3 लाख से कम कमाने वाले का बच्चा, वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास का बच्चा साहब हमसे बोलता है, अंबर जी आप आदमी तो बहुत अच्छे हैं, हम पढ़ना भी चाहते हैं, परंतु हमें कोई ऐसा कॉलेज दे दीजिए ना जिधर उधर कॉलेज के पीछे हमारे मामा का घर हो, हमें चना का हलवा सैटरडे को मिल जाया करेगा। अरे भाई सुन, बच्चे सुन, आप घर पे रहो, आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ना है तो बैग उठाना पड़ेगा और कैंपस में जाकर अपने जीवन का 4 साल सभी चीज त्याग कर, शादी ब्याह पर्व त्योहार सभी चीज को त्याग कर कैंपस में रहकर पढ़ना पड़ेगा। और रोज माइंड मिशन आपसे सबसे पहले ये बोलता है, पढ़ना चाहते हो क्या? यस। उम्र 17 साल है क्या? यस। 50% मार्क्स है क्या? यस। बैग उठाने को तैयार हो क्या? घर से बैग उठा सकते हो क्या? बैग पैक करके कैंपस में आ सकते हो क्या? तो बच्चा पंजाब में 2 दिन से कह रहा है साहब, 2 दिन हो गए, 100 से ज्यादा बच्चे का एडमिशन हो गया। वो कह रहा सर वो थोड़ा मोगा के पिछू एक वो BIS इंस्टीट्यूशन है जी, उधर करा देते तो मैं आसानी से आ जाता, इधर लाला लाजपत राय वाले में करा देते तो जरा आसान होता। हेलो, आप नहीं पढ़ सकते भाई, इसीलिए बिहारी बच्चे IAS बन रहे, IPS बन रहे, उत्तर प्रदेश के वासी IAS IPS बन रहे, वो अपना घर छोड़कर निकल रहे और अमीरों के बेटे और अमीर होते जा रहे, गरीब और गरीब होता जा रहे। उसकी वजह गरीब होकर गरीबों के घर पैदा होना नहीं है, गरीब पैदा होकर गरीब मरना है, ये सबसे बड़ा पाप है। और इसका सिर्फ एक इलाज है, शिक्षा। अगर शिक्षा लेने के लिए आप मेरे साथ बैग उठाने को तैयार हो, मैं शर्मा जी ने मेरा वचन दिया आपको, मैं आपको विद्या पे हाथ रख के कहता हूं, आप मुझे अपने जीवन का 4 साल दो, 4 साल सारा कुछ छोड़कर हम आपको जीवन का खूबसूरत 40 साल देंगे। ये मेरा वादा है, आप मुझे 4 साल दो। कितना पैसा लगेगा सर? कितना पैसा लगेगा सर? कितना ज्यादा पैसा है? हेलो, हमने उसको अभी देखा, इसको डिजाइन करते वक्त हमारे वाइस चेयरमैन क्वेस्ट ग्रुप के कांडा जी भी मौजूद थे जब डिजाइन हो रहा था। कुछ चीजों में इन्होंने मेरा ड्राफ्ट तैयार किया, कई चीजें इन्होंने मशवरे में दिया इन्होंने, और हमने भी तय किया कि भारत का सबसे सस्ता खाना कहां मिलता है, कहां मिलता है? सोचा हम लोगों ने, सारे ग्रुप ने सोचा, पता चला भारत का सबसे, आपको पता है किसी को भारत का सबसे सस्ता खाना कहां मिलता है? किसी को पता है? कोई बता सकता है? भारत में सबसे सस्ता खाना एक ही जगह मिलता है, उसका मेनू है, वो है पार्लियामेंट। कहां मिलता है जी? कहां मिलता है जी? बढ़िया खाना मिलता। भारत का सबसे खाना सस्ता कहां मिलता है? क्योंकि उधर सबसे गरीब सेवक लोग हैं, उधर सबसे ज्यादा गरीब लोग हम लोग की सेवा में लगे हुए हैं, तो उनको सस्ता खाना चाहिए। बेचारे के पास गाड़ी नहीं, घर नहीं, बंगला नहीं, रोटियां नहीं, सब्जी नहीं, उनको 40 रुपए में भोज मिलता है। समोसा भी बहुत सस्ता है, सब सस्ता। एवरेज निकाला हम लोगों ने, तो हम लोगों ने तय किया कि अगर सुबह के नाश्ते का खर्च 40 रुपया हो, दोपहर का 40 रुपया हो, शाम का 40 हो, रात का 40 हो,
तो 160 रुपया बनता है। ये खाने का खर्चा है। ये खाता है और बाथरूम जाता है, खाता है और बाथरूम जाता है। ये नेचुरल कॉल है। अभी इसमें किसी को पैसा दिया क्या? किसी को पैसा दिया क्या? अभी रात में नींद आई तो 40 रुपए में सो जाता है, 40 रुपए में सो जाता है। अभी सोने के लिए भी एक बिस्तर चाहिए, एक पंखा चाहिए, एक अलमारी चाहिए कपड़ा रखने के लिए, एक स्टडी टेबल चाहिए। इसको हॉस्टल बोलते हैं। और हमने जो किया, ये 200 रुपया बनता है साहब, और 200 रुपए में उसे 5 स्टार होटल दिया हमने। कहा क्या क्या दिया उसमें? बड़ा सा गार्डन, खेलने के लिए क्रिकेट मैदान, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जिम, सब दिया। कितने में दिया भाई साहब? 200 रुपए पर डे। 4 टाइम खाना। कितना खाना? कितना खाना पता है? एक पंजाबी बाबा बता रहे थे, एक बच्चे के बारे में मैंने कंप्लेन किया कॉलेज में, भाई साहब खाना अच्छा कर दो, भाई साहब खाना अच्छा कर दो। तो पंजाबी बाबा ने कहा, आप ही की उम्र के थे, बोला जी अंबर जी, आप जो बच्चा गांव से लेके आए हो ना, वो जी बच्चा नहीं है, वो तो जिन्नात है, जिन्नात, जिन है, जिन। हमने कहा ऐसा क्यों बोलते? उन्होंने कहा सर ये बच्चा जो है ना, शर्त लगा के रूम में से आता है कि तू 20 रोटी खाएगा, मैं 30 खाऊंगा। इतना खाते बच्चे। अब ये 40 रुपया में बस मुझे नमक छिड़क के खाना बाकी है, मुझे खा जाए, उन्होंने बोला। तो अगर बच्चे को इतने पैसे में हर पेट खाना प्लस बेहतरीन रूम में सोने का 200 रुपया लग रहा है। 200 इंटू 30, 200 इंटू 12, 30 कर लेते हैं पहले, ये 6000 रुपया हो गया, और इंटू 12 72,000 रुपया हो गया। ये खाना, सोना और बाथरूम जाना, कितने? खाना, सोना, बाथरूम जाना। और अगर इतना पैसा किसी के पास नहीं है तो मुझे बताओ कि अगर इतना पैसा किसी के पास नहीं है, जब रहने और खाने का ही पैसा नहीं है, तो वो कॉलेज की टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट और मेडिकल की फीस कैसे देगा? अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है? मोगा के कुछ हमारे वर्कर एसोसिएट्स बोल रहे, सर खाने में भी कुछ माफी हो सकती है क्या? अरे भाई 40 रुपए में क्या करूं? 40 रुपए का खाना में भी क्या डिवाइड करूं? यह है देश की स्थिति, जो देश के लोगों को समझनी चाहिए कि लोगों के पास खाने का ही पैसा नहीं। पढ़ाई तो छोड़ो, पढ़ाई तो छोड़ो। अभी ये मिशन हम तब भी कामयाब नहीं कर पा रहे। हम बोल रहे खाने का पैसा बहुत शक्ति होता, वो हमसे बोल रहे इस 40 रुपया में भी इनका कुछ है क्या? इधर उधर देख रहे हो, इधर भी कुछ उपाय है क्या इनका? इसमें कोई जुगाड़ लगाया क्या इन लोगों ने? अच्छा जी आप मुझे बिना हॉस्टल के पढ़ा सकते हैं क्या? अरे भैया आप आओ, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, आपको जिधर खाना उधर खा ले, मुझे खाने पीने से कोई मतलब नहीं, आपको जो मन करे वो करो। लेकिन जो भी टेक्निकल पैरामेडिकल कोर्स में पढ़ना चाहते हो, वो तब नहीं पढ़ सकते। बाहर में उधर दारू के ठेके इधर बहुत है, हमारे यहाँ मेडिकल शॉप उतना नहीं है जितना इधर दारू का ठोका बनता। बाहर में दारू के ठेके, उधर गांजा है, इधर ड्रग्स है। अभी पंजाबी बच्चा अगर हॉस्टल में नहीं रहा तो बच्चा पढ़ के तो नहीं आएगा। अभी आपको मैं एक आखिरी बात बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हम एडमिशन कहां करेंगे? ये तो हम क्या करेंगे बताएं, कहां करेंगे? ये 3 तरह की यूनिवर्सिटी है साहब भारत में। भारत में कितनी यूनिवर्सिटी भाई साहब? नहीं सुनाई दिया? पीछे वाले कितने? नहीं सुनाई दिया भाई साहब, मुझे नहीं सुनाई दिया। कितनी यूनिवर्सिटी भाई साहब? 3। अभी थोड़ा जोर लगा के जवाब देना, तभी मैं इतना जोर लगा के पढ़ाऊंगा। 2 मिनट और बस, 5 मिनट में मामला खत्म। एडमिशन की यूनिवर्सिटी भारत में 3 प्रकार की है। पहला यूनिवर्सिटी को कहते हैं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटी को कहते हैं स्टेट सरकार द्वारा चलाई जा रही यूनिवर्सिटी। 2 यूनिवर्सिटी।
अभी आप लोग इतना लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 1 2 नहीं 10 12 नहीं 50 100 केस हो जाएंगे मेरे ऊपर। अभी तीसरी यूनिवर्सिटी, अब इसलिए मैं वो टेक्निकल तरीका देख रहा हूं कि रिकॉर्ड में बोल रहे हैं ना, तो टेक्निकली सोचना पड़ेगा। लॉयर्स ने बताया मुझे कि कैसे बताना है। तो तीसरी यूनिवर्सिटी 1% को छोड़कर जो लड़ने आएगा उसको बोलेंगे तू ही 1% है। वो तो 1% को छोड़कर बोला ही था ना। 99% यूनिवर्सिटी भारत की जो तीसरी वाली है, उसका नाम मैंने क्या रखा है पता है आपको? पता है क्या रखा है? इधर आप लोग मेरे साथ जोर से बताना, ठीक है? इधर क्या लिखता हूं? चोर चुट्टा यूनिवर्सिटी। अभी देखो 3 प्रकार की भारत में यूनिवर्सिटी। पहला यूनिवर्सिटी जरा बोलेंगे क्या है? केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी। जोर से एक बार बोल के दिल खुश कर दो, मैंने मेहनत करा। देखो पहला क्या है? नहीं सुनाइए, आपने नहीं बोला उधर, मैडम आपने नहीं बोला। पहला केंद्र पहला दूसरा स्टेट सरकार यूनिवर्सिटी, दूसरा और जरा जोर से बोलना तीसरा चोर चुट्टा यूनिवर्सिटी। इधर मैंने इसका नाम इधर चोर चट्टा क्यों रखा है सर? मैं आपको बता रहा हूं। इधर की उपलब्धि है सर। इधर मुंडा जाता है जी एकदम ऐसा सीधा सा, इधर एकदम सीधा सा ऐसा जाए, इधर जाता है ऐसा बच्चा एकदम सीधा साधा। ये जो बच्ची देख रहे हैं इतनी सीधी, देखिए कितनी शरीफ बच्ची है, आंचल रखी। जब ये उधर चोर चुट्टा यूनिवर्सिटी में जाती है ना साहब, तो इसका इधर टैटू, इधर लड़ी, इधर गुंडा, इधर ये वो आधी फटी जीन्स। मम्मी इसको देखी बोली तुम कौन बेटी? तो इसलिए बताती है तुम भी ना यार मम्मी। मम्मी बेहोश। मैंने भेजा था, चरण छुके गई थी, अभी बोल रही तुम भी ना यार। क्या बोल रही है? तुम भी ना यार मम्मी। अभी लड़का जाता है तो कैसा बन जाता है पता? इधर मुंडे का बाल ही नहीं है जी, इधर बाल नहीं, मुर्गे की तरह थोड़ा सा बाल, बकरी की जैसी दाढ़ी, इधर जो हरमीत सिंह। अभी एक और भी उपलब्धि है भाई साहब। इधर पढ़ने गया तो लिविंग रिलेशनशिप हॉस्टल नया एक उपलब्धि आई है साहब भारत में। अच्छा इधर पढ़ने गया तो एक और उपलब्धि है। आज तक भारत के किसी भी ऐसे बच्चे से मैं मिला नहीं जो किसी 99% प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो और 1 साल भी फेल किया हो, मिला नहीं। याद रखना युवाओं, पास का मजा फेल के डर में है। जिस दिन फेल का डर खत्म हो जाएगा, पास मर जाएगा, पास खत्म हो जाएगा। आज ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 90% जो कर रही हैं वो शिक्षा का व्यापार है, डिग्रियों का व्यापार है। घर बैठे होम डिलीवरी करके इस भारत को एक ऐसी व्यवस्था से झोंक रहे जहां शिक्षा मजबूर हो चुकी है। अगर आप सब मोगा के लोग इस शहीदों की धरती से आए हो तो आओ मिलकर इस प्रदेश से, इस देश से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक अभियान छेड़ने। बस इसीलिए आया हूं भाई। तो मैं क्या कह रहा हूं, आओ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ इस अभियान में हमारे साथ आओ और राज्य सरकार से पढ़ाऊंगा, केंद्र सरकार से पढ़ाऊंगा। आप जिस लायक रहोगे वैसे शिक्षा व्यवस्था से पढ़ाऊंगा। लेकिन ये वचन है मेरा कि अगर आप इस संकल्प योजना से जुड़ रहे हो तो आपका नामांकन या तो केंद्र सरकार में होगा या तो राज्य सरकार में होगा। और मैं आपको कितनी फीस लगेगी भाई साहब? ये खाने पीने के साथ राज्य सरकार की जो एग्जाम की फीस हो, यानी अगर कोई बच्चा मेरे यहां से इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसको कितना पैसा चाहिए पता है? कोई मेडिकल करना चाहता है, कोई बीपीडी करना चाहता है, रेडियोलॉजी करना चाहता है, ऑप्टीमेट्री करना चाहता है, डायलिसिस करना चाहता है, कितना पैसा लगेगा पता है? 1000 रुपया महीना से लेकर 1500 रुपया बच्चे को भेज देना, मैं उसे बेहतरीन डॉक्टर बना के भेजूंगा, मेरा वादा है। इतना भेज देना। इसीलिए कहा था सर ने हमारे
हमारे भाईवाल जी कह रहे थे कि बहुत सस्ती शिक्षा आपको दी जाएगी। सस्ती नहीं, स्कूल से भी सस्ती। अगर डॉन बॉस्को डीपीएस में जाएंगे ना, स्कूल की फीस 1000 रुपए नहीं, 12 महीने में 12,000 या 12 महीने में 15,000 रुपए के आसपास का खर्चा आएगा। और भारत के सभी प्रकार के, मेरे पास सिर्फ एक कोर्स नहीं है भाई, वो कोर्स है एमबीबीएस। इस कोर्स को छोड़कर बाकी सभी कोर्सेज में आप इस फॉर्म को भरो, और ना कि सिर्फ भरो बल्कि पूरे देश को भरवाओ। लेकिन भरना मत तब जब बैग उठाने का मन ना हो। मोगा में रहना है, मत भरना, क्योंकि किसी भी मोगा के बच्चे को मैं मोगा में एडमिशन नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्यों नहीं देंगे जी? अगर मैंने मोगा में दे दिया तो सैटरडे संडे रहती है छुट्टी। अभी बच्चा फ्राइडे के दिन ही घर आ जाएगा, सैटरडे एंजॉय करेगा, सैटरडे और संडे गर्लफ्रेंड के साथ घूमेगा, बॉयफ्रेंड के साथ घूमेगी, वो उसको टाइम देगा। और हम ऐसा नहीं चाहते पढ़ने के बीच में आपको 4 साल तक घर पे सिर्फ 3-4 बार आना, बस 3 महीने पर 3 महीने पर 3 महीने पर और 3 महीने पर, बस कितने बार आना है साल में? अगर आप अपना बैग उठाने को तैयार हो तभी फॉर्म भरना, वरना किसी के कहने पर भी, आपके किसी के व्यक्ति के कहने पर भी फॉर्म मत भरना। क्योंकि फॉर्म भरोगे तो मैं पहले ही कह रहा हूं, बैग उठाना तो ही फॉर्म भरना। बैग उठाना, घर से हॉस्टल जाना है तभी फॉर्म भरना। अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हो तो मैं यहां 5 मिनट भाषण देके नहीं जाऊंगा। आपसे वादा करता हूं खुले मन से, आपको जो भी सवाल पूछना है, कुछ भी, इतने बेस्ट माइंड बैठे हैं, आपको कोई मन में सवाल है, कैसे करते, क्या करते, कहां से करते, तो मैं यहां बैठ जाता हूं। आप मुझे सवाल करना, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके हर सवाल का जवाब यहां से दे पाऊंगा, और माइक आपको वहां दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसमें हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो आप पूछिए, कोई सवाल? थैंक यू। कोई सवाल आपका हो तो आप सवाल करें, शर्माए नहीं। और चले जाने के बाद हम जब चले जाएंगे आप बोलेंगे हमारा तो सुना ही नहीं, अपने बोल के चले गए, हमारी तो बात सुनी नहीं। नमस्कार जी, सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मोगा का प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर जसवीर सिंह सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ से उपवैद्य हो, डी फार्मेसी, आयुर्वेद से, तो क्या वो BAMS कर सकता है आपके जरिए से? देखिए सर, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। जो एलिजिबिलिटी का मामला है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वगैरह से मुझे पता करना होगा, आयुष मंत्रालय से पता करना होगा। मुझे ये पता है कि अगर कोई बच्चा BMS, BOMS, BHMS और MBBS, BDS करना चाहता है तो वो बच्चे को पहले तो नीट में अपीयर होना चाहिए, बिना उसके तो नहीं होगा। ये मात्र एक ऐसा कोर्स है डॉक्टर वाला जिस कोर्स के लिए हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं कर सकते, क्योंकि नीट की जो व्यवस्था है वो उसमें शामिल होना ही चाहिए, तभी हम एडमिशन कर पाएंगे। यानी नीट का बच्चा ही चाहिए। अगर वो 200 मार्क्स भी लेकर आया है तो हम उसे BHMS, BOMS और BDS में नामांकित कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले सभी को सत श्री अकाल। मेरी बात है कि ये जो बच्चे 50% मार्क्स के हैं उनके लिए कोई टेस्ट वगैरह रखा है? देखिए सर, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए, इसमें से बच्चे जो भी है कोई बता सकता है टेस्ट और एग्जाम में क्या फर्क है? कोई बच्चा बता सकता है टेस्ट और एग्जाम में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है?
कोई बता सकता है टेस्ट और एग्जाम में क्या फर्क है? यस प्लीज। टेस्ट में भी फॉर क्वालिफाइंग टेस्ट में भी फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स होते हैं, टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए होता है। वेरी गुड, थैंक यू, गिव बिग हैंड फॉर दिस गाय। सबसे पहले जान लीजिए कि टेस्ट और एग्जाम में एग्जाम बच्चा दे चुका है 10th एंड 12th का, ये एग्जाम है। और एग्जाम की डेफिनेशन है एग्जाम ऑलवेज डिसाइड टू फेल एंड डिसाइड टू पास। एग्जाम आपके फैसले सुनाता है पास होने के और फेल होने के, बट टेस्ट डू नॉट फेल एनीवन एंड डू नॉट पास एनीवन। टेस्ट ऐसी चीज है जिसको पहले बनाया गया था किसी कारण से, लेकिन अब वो कारण, हेलो रिकॉर्ड इट, अब वो कारण देश में एक फ्रॉड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। टेस्ट किस लिए बना था? जानो मेरे भाइयों, टेस्ट बना था कि अगर 100 कुर्सियां है, 300 कुर्सियां हैं यहां पर, उनमें से 200 कुर्सियों पर बच्चा बैठा है तो कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी 100 कुर्सियां खाली है। लेकिन टेस्ट तब बना था जब 300 कुर्सियों पर 400 लोग बैठना चाहते हैं, तो टेस्ट बना कि कोई 100 व्यक्ति के साथ नाइंसाफी ना हो जाए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इसलिए उनमें से 400 को टेस्ट देना पड़ेगा और 300 कुर्सियों पे लोग बैठाए जाएंगे। ये था टेस्ट का कारण। अभी भारत को सिस्टम समझना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को मेरी बात समझनी चाहिए कि पूरे भारत में, भारत की जब 70% कुर्सियां खाली हैं तो टेस्ट किस बात का भाई साहब? टेस्ट किस बात, एग्जाम किस बात? अभी मैं पंजाब की सरकार से बात करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। 2019 में मैंने जीएनएम में पूरे भारत से बच्चा लाकर पंजाब में पढ़ाया, बीएससी नर्सिंग में पूरे भारत से बच्चा लाकर पंजाब में पढ़ाया, 21 में पढ़ाया, 22 में पढ़ाया, 23 में एक सरकारी फतवा आया, सरकारी एक नोटिस आई और उस नोटिस में कहा गया कि अब कोई भी बीएससी का बच्चा हो या जीएनएम का बच्चा हो, जीएनएम करना होगा तो पहले 3-4 हजार के फॉर्म भरने होंगे और फॉर्म को काउंसलिंग से लिया जाएगा। अगर बीएससी करना है तो टेस्ट से ही आना पड़ेगा। अरे भाई साहब, कहां सोए हुए हैं आप? अपना पोर्टल उठा के देखिए। इस पंजाब की धरती पर जो बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत चल रहे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के 50%, 60% सीटों पर बच्चा ही नहीं पहुंच रहा है। आप किस बात का टेस्ट खेल रहे हो भाई? इस टेस्ट से 4,000, 5,000 रुपया सरकार के पॉकेट में तो जाएगा, पर इस छात्र को कोई फायदा नहीं होगा। और ये टेस्ट भी कैसा भाई? जो बच्चा उसमें सिर्फ अपीयर है उसको ले लेंगे, कोई रिजल्ट नहीं, कोई मार्क्स की जरूरत नहीं, बच्चा सिर्फ फॉर्म भरा होना चाहिए और एग्जाम में अटेंडेंस होना चाहिए, आपको सीट मिल जाएगी। ये कैसा टेस्ट है भाई? ये कैसा टेस्ट खेल रहे आप? तो टेस्ट एक धोखा है, फरेब है। मैं अवैध संबर भारत के 122 कोर्सेज में कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसी भी बच्चे से कोई टेस्ट नहीं लेता हो, किसी भी तरह से। आप आइए, 50% के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। दिस इज द आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अगला सवाल ये है कि टेस्ट के दरमियान बच्चे में शरीर की प्रॉब्लम होती है, बीमार हो जाता है पढ़न दरमियान, तो हाँ ਉਹਦੀ ट्रीटमेंट का की होगा जो छुट्टी नहीं मिले तो? देखिए, ऐसा है कि फर्स्ट एड हमारे पास है। कॉलेजों में जब हम साइन करते हैं तो कॉलेज की जिम्मेदारी ये होती है कि अगर कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं तो हमने वार्डन को बता दिया, वार्डन साथ में जाकर उसको भर्ती करा देते, हॉस्पिटल ले जाते। पर अगर बीमारी बड़ी है तो तुरंत हम पेरेंट्स को खबर करते हैं। एडमिशन के समय
जब बच्चा रिपोर्ट होता है तो हम उसका पूरा मेडिकल रिपोर्ट जरूर लेते हैं, पूरा मेडिकल रिपोर्ट लेते हैं। बच्चा फिट है इस बात के लिए हम साइन लेते हैं। अगर कोई बच्चे को बीमारी है तो हम उसको ये बताते हैं कि हर बीमारी से डरा नहीं करते, उससे लड़ा करते, तो कोई बात नहीं है आप, लेकिन हमें बताओ कि आपको बीमारी क्या है ताकि हम आपका केयर कर सके, आपको उस जगह रख सके। अगर बच्चा बहुत बीमार पड़ जाता है तो हम तुरंत 24 घंटे में आपको खबर करेंगे, तुरंत। लेकिन हम कोई ऐसी संस्था नहीं है, देखिए सर समाज बहुत बीमार है सर, मैं हूं आंख का डॉक्टर, मुझसे पेट का इलाज नहीं हो सकता। अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता जो शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, अभी लोग क्या मुझे कहते हैं, अच्छा सर क्या आप लोग खाना नहीं दे सकते, अच्छा सर आप लोग क्या कपड़ा नहीं दे सकते, अच्छा सर आप कोई इलाज नहीं करा सकते। अरे भाई मैं एक ही काम कर सकता हूं, अगर मैं सारा लंगर चलाने लगा तो मैं खुद ही बिक जाऊं। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज का हुनर है, वो है पढ़ा देने का हुनर, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास खाना का पैसा नहीं है, मेरे पास दवा का पैसा नहीं है, मेरे पास हॉस्पिटल का पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर ने हमें मेमोरेंडम साइन किया है उस मेमोरेंडम में सिर्फ शिक्षा की गारंटी है और किसी भी चीज की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैंने ये पूछना था कि एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? कितनी एज होनी चाहिए? 17 ईयर, 17 साल होनी चाहिए। अगर आप किसी पैरामेडिक कोर्स में जा रहे हैं, अगर आप बायो के कोर्स में जा रहे हैं तो आपकी 17 साल होनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल कोर्स में जा रहे हैं, मैनेजमेंट कोर्स में जा रहे हैं, पैरामेडिक कोर्स में जा रहे हैं, इस तरह की जो बहुत सारे टेक्निकल पैरामेडिक कोर्स हैं उसमें एज की जरूरत 16 साल में भी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें एज लिमिट को 17 साल फिक्स किया गया है। इसलिए आपने बहुत टेक्निकल सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल। थैंक यू सो मच। प्लीज बिग हैंड फॉर दिस गाय। सर जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਥਲੀ ਖਰਚਾ 에어ਪੋਰਟ ਟਿਕਟ ਹੈ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਯੈਸ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ? सर हमने आपको बताया 5 से 6 हजार रुपया हॉस्टल को लगेगा। उसके अलावा उसके बाद अभी सरकार ने 2 दिन पहले वो माइक लगे थोड़ा अभी सर ने मुझे बताया 2 दिन पहले कि अंबर जी इस साल जो पहले 6000 था वो 9000 हो चुका है, 9000 हो चुका है। तो जी 4.5 सेमेस्टर 1, 4.5 सेमेस्टर 2, पहले ये कितना था आप सुनेंगे? 3000 थे, 3000 थे। आप सोचिए, तो मैं आपको ये साफ कर रहा हूं कि वो खर्चा मुझे नहीं देना, आपको वो मेरा खर्चा नहीं है, लेकिन आपके बच्चे को पता तो होना चाहिए कि कितना पैसा उसके बाद खाने पीने का काम चलेगा नहीं। एग्जाम का खर्च तो उसको देना पड़ेगा, मिसलेनियस खर्च तो देना पड़ेगा। प्यारे बच्चों ਜਿਹੜੀ ਨਾ ट्यूशन फीस है ना साथी वालों जो भी इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फीस होगी ना वो टोटल माफ होगी। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਕਿੱਲ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਆਈਟੀ ਹੈ 2001 ਤੋਂ 2 ਆਈਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। मैं जरूर सर का कैंपस विजिट करवा देंगे, मंत्री जी कैंपस विजिट करवा देंगे। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपको वादा करता हूँ, हमारे पास देखिए क्या क्या कोर्सेज है। कोर्सेज सुनिए, एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस, 3D, माइनिंग, पेट्रोलियम और एविएशन इंजीनियरिंग, ये सभी इंजीनियरिंग हमारे पास है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, artificial intelligence, cyber security, these all the branches available.
BBA, MBA, BCom professional we have available. We have radiology, optometry, dialysis, renal dialysis, respiratory, anesthesia, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। MBA हमारे पास है, PGDM हमारे पास है। आप जिसका सोच सकते हैं, ये तो कोर्सेज मैंने वो बताए जो मेरे जुबान पे है। रोज एडमिशन, BSc एग्रीकल्चर टॉप कोर्स है, BSc एग्रीकल्चर, लॉ, PLLB, LLB जैसे कोर्सेज मेरे पास, इसमें करियर बनाएंगे। आपके पास कोई कमी नहीं है, कोई ऐसा कोर्स नहीं है MBBS के अलावा जो आपके दिमाग में हो, मेरे पास नहीं है। D Pharma, फॉर्म D, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मेरे पास। कितने में? बस आपका यस चाहिए, यस। तो अभी मुझे एक सवाल पूछना आपसे, चलो आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना छोड़ो, हमारा मिशन कैसा है? हाथ में बताओ, हाथ में बताओ। नहीं मैडम, हमारा मिशन कैसा नहीं लगा आपको? आप एकदम नीचे की आप बोलो भाई, मिशन कैसा है हमारा, काम कैसा है? एक चीज मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग हैं, आप क्या इस मिशन को गांव-गांव तक पहुंचा देंगे भाई? पहुंचाएंगे भाई? ताकि कोई बंद कमरे में टॉस हार ना जाए, बंद कमरे में कोई टॉस हार ना जाए। तो ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਮ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਰੋਗ ਮਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੋਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ 5-7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ, ਭਵਿੰਦਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਰੋਲੀ ਭਾਈ ਅਕੈਡਮੀ, ਮੈੜੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਛਡਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੂਗਾ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ 28% ਤੇ 14% ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ 14 ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਆਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੂਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਡਾਲਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰੈਡ ਟੇਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ MBBS ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੋ ਸੋਵੀਅਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਾਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੀ, ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਥਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ? 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਭੀੜ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੀਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਧੂੜਕੋਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ, ਬੱਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਡਮੈਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ, ਪਵਨਦੀਪ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਕ ਦੇਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੰਬਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਭਰਿਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ